Hello everyone, a very warm welcome to Study IAS. I am Tanvi Sharma and I welcome you all to Unacademy's All India Prelims Mock Test Question Paper Analysis Series. ये है हमारा पार्ट नंबर 4। अभी तक हमने 3 पार्ट कवर कर लिए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है, आई सजेस्ट नीचे आपको मिल जाएगा उसका लिंक, आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर देखेंगे खोल के तो आपको दिख जाएगा कि लगातार 24 से ये जो क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज है ये चल रही है। तो इजीली आपको जो लेक्चर्स हैं वो मिल जाएंगे। जरूर देखिए। स्पेसिफिकली अगर आप प्रीलिम्स देने वाले हैं इस बार का, जो कि होने वाला है 5 जून को, तो जरूर देखिएगा। आप खुद एनालाइज करेंगे कि कितना ज्यादा आप सीख रहे हैं, करंट अफेयर से अपडेट हो जाओगे। ऑल्सो ये चीज देख पाओगे कि कौन से टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है फॉर दिस पर्टिकुलर प्रीलिम्स। तो जरूर देखिएगा। ऑल्सो ये जो मॉक टेस्ट था 24 अप्रैल को ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन मोड में हुआ था। ऐसी अनअकैडमी आपके लिए मॉक टेस्ट लेती आती रहेगी, तो जरूर इनमें पार्टिसिपेट करिए, जिससे आपकी तैयारी और भी ज्यादा बेहतर हो जाए। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं, ये अच्छा मौका है। 20% ऑफ चल रहा है ऑन ऑल द सब्सक्रिप्शन। एंड ऑल्सो स्टडी आईएएस का कोड अगर आप यूज करेंगे तो यू विल गेट अ 10% ऑफ। ठीक है, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। एंड ये सब जो बुक्स हैं, अगर आप 1 साल से ज़्यादा का या 1 साल का कोर्स लेते हो प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो ये सब बुक्स आपको उसमें मिलने वाली हैं। एंड ये बुक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है यूपीएससी सीएससी के बैचेस जो कि स्टार्ट हो रहे हैं, इनको आप देख सकते हैं। ऑल्सो अनअकैडमी फ्री एंड कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम चला रही है। अगर आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी है तो आप इसका भी एक्सपीरियंस ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ, दैट इज 76th क्वेश्चन। अभी तक हमने 75 क्वेश्चन तक कवर कर लिए हैं। नीचे जरूर देख लीजिएगा इनको, आपकी तैयारी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। 76 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज आर लोकेटेड इन नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। देखो इससे आपको पता चल गया नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। जो यूपीएससी है सॉरी, वो पहले भी आपसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड पूछ चुका है। बायोस्फीयर रिजर्व से आ ही जाता है। एंड नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का जो एरिया है दैट इज ऑफ हाई इंपॉर्टेंस। ठीक है, इकोलॉजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन अगर आपको पता है तो आप इसको इजीली कर पाओगे, बट अगर आपको नहीं पता है तो आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव में ले जा सकता है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, तो इस चीज का जरूर ख्याल रखिएगा। अब इसका जो आंसर है 76 का जो आंसर है दैट इज ए। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व देखो बेसिकली 3 स्टेट्स को कवर करता है। पहला है तमिलनाडु, दूसरा है केरला, तीसरा है कर्नाटक। ठीक है, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बढ़िया जगह है। एंड नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो मलाबार रेन फॉरेस्ट जो रीजन होता है वहां पर बेसिकली मिलता है, उस पर्टिकुलर रीजन में हमें देखने को मिलता है। इसके अंदर ये सब जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। नगरहोल नेशनल पार्क इसके अंदर इंक्लूडेड है, बंदीपुर नेशनल पार्क, फिर वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1 एंड 2, फिर मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, फिर मुकुर्थी नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क एंड अदर पार्ट्स ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, ये सब मिलके जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है उसका एरिया सबस्यूम करते हैं। ठीक है, एंड इट इज द लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया स्प्रेडिंग अक्रॉस 3 स्टेट्स दैट इज तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ऑल्सो देखो ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, इनको भी देख लेगा। नगरहोल नेशनल पार्क किस चीज के लिए फेमस है, बंदीपुर किसके लिए फेमस है, या साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी कहीं ना कहीं न्यूज में था, उसके बारे में जरूर देख लीजिएगा कि कोई ऐसा पर्टिकुलर स्पीशीज जो इनके यहाँ पर मिलता हो। ठीक है, वो जरूर देख लीजिएगा। जो यूपीएससी है वो आपसे इसके बारे में पूछ सकता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट करेक्ट। ठीक है, पहले ही देखो ऐसे राउंड लगा दिया करो जिससे गलती बिल्कुल नहीं करो। यहाँ पर नॉट करेक्ट पूछा गया है आपसे रिगार्डिंग द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। पहला है, इट इज अ पेरिस बेस्ड ऑटोनॉमस इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश्ड अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। दूसरा है, इट वाज क्रिएटेड इन द वेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तीसरा है, इंडिया इज अमंग द 38 मेंबर ऑफ आईईए। फोर्थ है, इट एक्ट एज अ पॉलिसी एडवाइजर टू इट्स मेंबर स्टेट as well as major emerging economies to support energy security and advance the clean energy transition worldwide। देखो क्वेश्चन सपोज करो आपको आता भी नहीं है,
तो अगर आप एनालाइज करोगे तो ये जो फोर्थ वाला जो है स्टेटमेंट, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हमें कैजुअल दिख रहा है, ठीक है, कि हाँ बिल्कुल सही बात है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लाइमलाइट में हमें देखने को मिल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं सही हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसीलिए कहीं ना कहीं आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सही हो सकता है, ठीक है। तो क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा हुआ है तो इसको तो आप कहीं ना कहीं एक्सक्लूड ही कर दो, ठीक है, तो ये दोनों तो पहले ही हट जाते हैं। उसके बाद देखो IEA के बारे में आपको पता होना चाहिए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, पेरिस बेस्ड ऑटोनोमियस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द फ्रेमवर्क ऑफ OECD इन 1974, ठीक है, एंड पॉलिसी एडवाइजर के तौर पर ये मेंबर स्टेट के लिए एक तरीके से काम करता है। एंड देखो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि 2017 के अंदर जो इंडिया है वो बना था इसका एसोसिएट मेंबर, ठीक है, हम इसके एसोसिएट मेंबर बने थे, ना कि एज अ फुल फ्लैश मेंबर वी वर देयर। तो ये चीज भी याद रखनी है कि आप फुल फ्लैश मेंबर हो या फिर आप एक एसोसिएट मेंबर हो, तो यहीं से ही आपको पता चल जाता है कि ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं गलत है, ओके। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत हो जाती है, इसीलिए आपका जो आंसर है दैट विल बी कहीं ना कहीं देखो 3 तो दोनों में ही है। अब और भी चीजें आप देख सकते हो, इट वॉज क्रिएटेड इन द वेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, ये वाला कहीं ना कहीं देखने वाला है कि ऐसा कुछ नहीं है कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वेक में बना था, ओके। तो ये जो 2 और 3 है ये इसका पर्टिकुलरली आंसर है। एंड 2017 के अंदर इंडिया बेसिकली इसका एसोसिएट मेंबर बनी थी, ये याद रखिएगा। एंड 1974 के अंदर इन द वेक ऑफ ऑयल क्राइसिस ऑफ 1972 ये हमें आता हुआ नजर आया था, ठीक है, ऑयल क्राइसिस याद रखिएगा, ऑयल क्राइसिस जो कि हमें यहाँ पर 1972 के अंदर देखने को मिले थे, उसके तहत ये 1974 में हमें बनता हुआ नजर आया था। ओके चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, 78th क्वेश्चन के बारे में, निसार से ये रिलेटेड है, जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड इसरो। देखो अगर आप थोड़ा सा भी अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से एनालाइज करते या आपको थोड़ा बहुत भी पढ़ा होता तो आपको ये पता होता कि इसमें यूरोपियन स्पेस एजेंसी का कोई काम नहीं है। एंड अगर आपने पहला हटा दिया तो आप सिंपली कहीं ना कहीं जो आंसर है उस तक लगभग पहुंच सकते हैं। देखो ये आप सबसे पहले देख लीजिए कि इट इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड इसरो। यूरोपियन स्पेस एजेंसी हटा दीजिए, नासा एंड इसरो, इसलिए इसका जो नाम है आप नाम से ही दे सकते हैं, इसका नाम है सिंथेटिक अपर्चर रडार मिशन, ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं नासा इसरो अपर्चर रडार मिशन, ठीक है, ये इसका बेसिकली पूरा नाम है। एंड यहीं से ही आपको ये स्टेटमेंट पता चल जाएगी। इट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2020, बिल्कुल सही बात है, रिसेंटली ये आया है। एंड इट विल स्कैन द ग्लोब एवरी 12 डेज over the course of 3-year mission of imaging the Earth's land, ice, ठीक है, सी आइस, सबको बेसिकली ये एवरी 12 डेज में ये कहीं ना कहीं एक तरीके से भ्रमण करेगा और पूरा जो चीज़ है उसको देख लेगा, ठीक है। अब देखो इसकी जो स्टेटमेंट है, इसका जो आंसर है वो बेसिकली है बी, 1 and 2 ओनली। एंड देखो यहाँ पर ये चीज़ तो हम नहीं पूछ सकते कि यहाँ पे नॉट पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है, तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही नहीं है। इट वाज नॉट लॉन्च्ड इन द ईयर ऑफ 2020, सॉरी टू से, बट इट वाज नॉट लॉन्च्ड इन द ईयर 2020, ठीक है। एंड ये जो है नासा एंड इसरो का एक तरीके से कोलैबोरेशन है ऑन डेवलपिंग अ सैटेलाइट कॉल्ड एज निसार। एंड ये बिल्कुल सही बात है कि ग्लोब को एवरी 12 डेज में ये कहीं ना कहीं इन अ कोर्स ऑफ 3 इयर्स ये पूरा जो अर्थ है उसका भ्रमण करेगा एंड उसको देखेगा, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, 79th क्वेश्चन के बारे में। 79th क्वेश्चन हाइड्रोपोनिक्स एंड एरोपोनिक्स के बारे में पूछता है, दोनों ही कहीं ना कहीं न्यूज़ के अंदर थे, दोनों ही कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स के अंदर थे। 79th का जो आंसर है दैट इज डी, क्योंकि दोनों ही ये जो स्टेटमेंट है कहीं ना कहीं उलट पुलट कर दिए। Hydroponics is an environment-friendly way of farming in which the roots are suspending in the air and plants grow in the humid environment without the soil। देखो ये है एरोस्पेक्स की बेसिकली डेफिनेशन, ठीक है, एरोपोनिक्स की बेसिकली डेफिनेशन ये आप देख सकते हैं। एरोपोनिक्स ऐसे सस्पेंड कर दिए जाते हैं एंड कहीं ना कहीं मॉइस्चर की वजह से ये क्या करते हैं, ये ग्रो करते हैं। वेयरएज ये जो नीचे वाला है ये हाइड्रोपोनिक्स के बारे में है कि इट इज अ मेथड ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन अ वाटर बेस्ड न्यूट्रिएंट रिच सोल्यूशन, ठीक है, ये आप वाटर देख सकते हैं, न्यूट्रिएंट कहीं ना कहीं इसमें अंदर इन्फ्यूज करे जाते हैं।
ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। 80th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिगार्ड टू हर्बिसाइड टॉलरेंट बीटी यानी एचटीबीटी कॉटन। The HTBT cotton variant is resistant to the herbicide glyphosate, but it has not been approved by regulators in India. दूसरा है, it is feared that its use may result in unchecked spread of herbicide resistance to nearby plant through pollination, creating a variety of super weeds. देखो ये जो 80th क्वेश्चन है इसका आंसर है सी, बोथ 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये जो HTBT कॉटन है ये कहीं ना कहीं जो हर्बिसाइड है ग्लाइफॉस्फेट, ठीक है, उसकी तरफ हमें जो रेजिस्टेंस है उसके लिए बेसिकली ये आया है। एंड जो दूसरी वाली स्टेटमेंट है वो भी कहीं ना कहीं बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये जरूर याद रखिएगा, इंडिया के अंदर जो बीटी कॉटन है, ठीक है, इट इज द ओनली ट्रांसजेनिक क्रॉप जो कि कहीं ना कहीं अप्रूव करी गई है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन। ठीक है, ये आपके लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको याद रखना है। बात करते हैं 81st क्वेश्चन की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिगार्ड टू एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट डेवलप एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस आर रेफर टू सुपरबग, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। उसके बाद है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज अ रेजिस्टेंस एक्वायर्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंजाई हो, पैरासाइट हो, ठीक है, अगेंस्ट एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, यानी एंटीबायोटिक हो गए या एंटी फंगल हो गए, एंटीवायरल हो गए, ठीक है, इन सब के खिलाफ कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, इसलिए इसका जो आंसर है दैट इज सी, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। द नोडल मिनिस्ट्री फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीप ओशन मिशन इज मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। देखो डीप ओशन मिशन के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो पहली स्टेटमेंट आप गलत कर दोगे एंड सीधा आप आंसर पे पहुंच जाओगे, दैट इज बी, एंड द आंसर विल बी वेरी इजी। देखो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का इसमें कोई काम नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का इसमें बेसिक रोल है। डीप ओशन जो मिशन है वो कहीं ना कहीं उसको नोडल मिनिस्ट्री जो कि उसको इम्प्लीमेंट करेगी, दैट विल बी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। ये क्या करने वाला है, इट विल एक्सप्लोर द डीप ओशन फॉर रिसोर्सेज, ठीक है, एंड डीप सी टेक्नोलॉजीज को कहीं ना कहीं डेवलप करने की बात करेगी फॉर मेकिंग सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन रिसोर्सेज। ये बात कर रही है ब्लू इकोनॉमी को फिर से रिवाइव करने की और भी ज्यादा बेहतर बनाने की। अब देखो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जो ईयर है 2021 टू 2030 इसको डिक्लेयर कर दिया गया है बाय यूएन एज द डिकेड ऑफ ओशन फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, यूपीएससी आपसे कुछ भी पूछ सकता है जो कि न्यूज़ के अंदर था। और जो देखो 2021 2030 से बीच का जो बात करी जा रही है, इसलिए कहीं ना कहीं ये करंट अफेयर्स में रेलेवेंट है। बात करते हैं अगली क्वेश्चन की, 83rd क्वेश्चन की, अबाउट बायोजेनिक मीथेन। बायोजेनिक मीथेन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म which produce methane as a metabolic byproduct in high level of oxygen condition। देखो एक वर्ड ने कहीं ना कहीं इस पूरे क्वेश्चन का जो मीनिंग है उसको चेंज कर दिया। बायोजेनिक मीथेन जो होता है ना वो प्रोड्यूस होता है बाय द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो कि फिर क्या करते हैं, मीथेन प्रोड्यूस करते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट। बट ये आपको याद रखना है कि कहीं ना कहीं लो ऑक्सीजन कंडीशंस में हमें ये जो टाइप का जो मीथेन है ये हमें ग्रो होता हुआ नजर आता है। ओके, तो ये कहीं ना कहीं जो पहला वाला जो स्टेटमेंट है ये कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। दूसरा है कि द मीथेन हाइड्रेट डिपॉजिट लोकेटेड इन कृष्णा गोदावरी बेसिन आर बायोजेनिक ओरिजिन, ये बिल्कुल सही है, ये करंट अफेयर के अंदर था। ठीक है, कि कहीं ना कहीं देखने को मिला है कि कृष्णा गोदावरी बेसिन जो है वहां पर हमें मीथेन हाइड्रेट्स मिले हैं। ठीक है, और ये जो मीथेन हाइड्रेट्स हैं दे आर बायोजेनिक इन ओरिजिन, यानी ये कहीं ना कहीं लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन कंडीशंस में ये जो हमें बाय प्रोडक्ट है ये बनता हुआ हमें नजर आया है। ओके, तो इसका जो आंसर है 83rd का आंसर है दैट विल बी बी टू ओनली। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पेगासस। देखो पेगासस जो है ये हमने हमारी जो क्लियर प्रीलिम्स 2022 की जो सीरीज है उसमें भी हमने कवर किया है। पेगासस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कहीं ना कहीं इजराइल बेस्ड एनजीओ ने इसको फॉर्म किया है। इट कलेक्ट डेटा ऑन द डिवाइस विदाउट नॉलेज ऑफ द यूजर, बिल्कुल सही बात है। इट कैन नॉट ट्रांसमिट द डेटा बट कैन ओनली मॉनिटर, ये गलत है। देखो पेगासस जो है वो एक तरह का मैलिशियस सॉफ्टवेयर है या मालवेयर है जिसको कहीं ना कहीं एक स्पाईवेयर डिक्लेयर कर दिया है क्योंकि ये स्पाई रखता है।
ठीक है, ये क्या कर सकता है, ये बेसिकली आपके डिवाइस को पूरा खोल के उसको पूरा देख सकता है, ठीक है, पूरी एक्टिविटी देख सकता है, हर चीज को देख सकता है। ऑल्सो इट कैन do transmission to of the data to basically the third party, it can transfer to the third party। तो ये इतना ज़्यादा डेंजरस है, इसलिए कहीं ना कहीं ये जो स्पाईवेयर है ये न्यूज़ के अंदर था। देयरफॉर 84th का आंसर हो जाता है ए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने पेगासस पढ़ा है आप इजीली इसको सॉल्व कर देंगे। करंट अफेयर से रिलेटेड है, साइंस एंड टेक के पोर्शन से ये रिलेटेड है। बात करते हैं 85th क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट correct regarding Budapest Convention? It is the first international treaty on crimes committed via the internet and other computer networks. India is a signatory to this convention। देखो पहला वाला स्टेटमेंट तो इसका सही है, बिल्कुल। ये जो बुडापेस्ट जो हमें कन्वेंशन देखने को मिलता है ये इसी के लिए आया है, जो भी जो साइबर क्राइम्स होते हैं उनको देखने के लिए, ठीक है, जिससे हम क्या कर सके, नेशनल लॉज बना सके और इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स को इम्प्रूव कर सके, या फिर और भी ज़्यादा इंक्रीज कॉपरेशन ला सके अमंग द नेशंस। ठीक है, ये इसलिए पर्टिकुलरली आया है, बट इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है, ये बात आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देयरफॉर इसका जो आंसर हो जाता है दैट इज बी, क्योंकि नॉट करेक्ट इसमें पूछा गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, 86th क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग गामा रे बर्स्ट? These are the brightest and most energetic explosion और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इवेंट दैट अकर इन द यूनिवर्स। ठीक है, हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, उसके बाद है दे टिपिकली अकर ड्यूरिंग अ सुपरनोवा व्हेन अ स्टार ऑफ वेरी हाई मास एक्सप्लोड अंडर इट्स ओन ग्रेविटी टू फॉर्म ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार। अ गामा रे बर्स्ट कैन लास्ट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स ओनली। देखो 86 का आंसर है सी, 1 and 2। ठीक है, ये जो लास्ट वाली स्टेटमेंट है ये कहीं ना कहीं गलत है। ये जो गामा रे बर्स्ट होता है, देखो ब्राइटेस्ट है, मोस्ट एनर्जेटिक भी माना जाता है एज अ एक्सप्लोजन या कोई एक इवेंट जो हमें यूनिवर्स के अंदर देखने को मिलता है। ज़्यादातर जो सुपरनोवा का टाइम होता है, ठीक है, उस समय पर हमें ऐसा टाइप का जो फिनोमिना है वो देखने को मिलता है, जब एक हाई स्टार, ठीक है, व्हेन अ स्टार बेसिकली ऑफ हाई मास, ठीक है, जो कि इम्प्लोड कर देता है अंडर इट्स ओन ग्रेविटी टू फॉर्म ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार, उस टाइम पे हमें ऐसा कुछ बर्स्ट देखने को मिलता है। बट इट कैन लास्ट ओनली फ्यू मिली सेकेंड्स टू मैनी आवर्स। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ इतना ही पर्टिकुलर टाइम है कि फ्यू सेकेंड्स ही। ठीक है, देखो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें ओनली आ गया। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं आप सस्पेक्ट कर सकते हैं कि ऐसा एज अ डेफिनेट हो सकता है। खुद ही सोचो, यूनिवर्स के अंदर कोई चीज़ हो रही है, बहुत साल लग जाते हैं ये चीज़ देखने में कि हम किसी चीज़ को यूनिवर्स के अंदर जो हो रहा है उसको हम डेफिनेट करार कर सकें कि हाँ ये इतने इंटरवल पे हो रहा है या ये इतने टाइम में हो रहा है। ठीक है, तो ये एक बर्स्ट है जो कि हमें नहीं पता कब हो जाए, कहाँ हो जाए, कैसे हो रहा है। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इट्स अ वेरी डेफिनेट स्टेटमेंट एंड इट कैन बी टेकन एज डाइसी। ओके, तो इसलिए आंसर जो है दैट विल बी सी। बात करते हैं 87th क्वेश्चन की, इट्स अबाउट लिक्विड नैनो यूरिया। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है इट्स अ वेरी नॉलेजेबल क्वेश्चन, ऑल्सो स्टार लगा दीजिए। यूपीएससी एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछता है, यूरिया से रिलेटेड। ठीक है, पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। ऑल्सो एग्रीकल्चर में जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। अब देखो इसमें क्या है कि इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ नैनो यूजर। दूसरा है इट कंटेन्स नैनो स्केल नाइट्रोजन पार्टिकल्स which have more surface area and a number of particles which make it more impactful. Third है it will lead to a reduction in the amount of urea used as a fertilizer in agriculture। देखो 87th क्वेश्चन का आंसर है डी, 1, 2 and 3। ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है लिक्विड नैनो यूरिया के बारे में। ठीक है, इफ्को ने कहीं ना कहीं इसको फॉर्म किया है, इसको इफ्को लेकर आई है एंड इंडिया पहली कंट्री बन गई है जो कि ग्लोबली स्टार्ट कर रही है कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ नैनो यूरिया। अब देखो इसके बेनिफिट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? पहला तो इसका बेनिफिट्स होगा कि कहीं ना कहीं हमें चीपर देखने को मिलेगा देन दी कन्वेंशनल यूरिया जो यूज़ होता है। हमें इनपुट कॉस्ट कहीं ना कहीं रिड्यूस होती हुई नजर आएगी। फिर उसके बाद हमें इजी अप्लाई मिलेगा कि हम स्प्रे मतलब इजी टू अप्लाई एज इट इज स्प्रेड। उसके बाद हमें रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देखने को मिलेगी, स्टोर करने के लिए इजी है एंड रिड्यूस्ड इंपोर्ट ऑफ कन्वेंशनल यूरिया देखने को मिलेगा क्योंकि कहीं ना कहीं हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑल्सो देखो फार्मर की इनकम जो हम डबल करने की बात करते हैं उसको कहीं ना कहीं हम साकार कर पाएंगे इसके थ्रू। एंड कन्वेंशनल यूरिया से अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये बहुत ज़्यादा सही है।
एंड लेसर अमाउंट में कहीं ना कहीं हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो देखो हमारे इंडिया के अंदर ये दिक्कत रही है कि फार्मर्स क्योंकि बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते, उनको ज़्यादातर नहीं पता होता है, तो ये भी देखा गया है कि यूरिया बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, उसके बाद जो प्लांट्स होते हैं, जो क्रॉप होती है, इट डजंट ग्रो वेल, ठीक है, एंड वो सोचते रह जाते हैं कि हमसे क्या गलत हो गया, हमने तो हर चीज़ प्रोवाइड करी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को कर करने के लिए ये जो नैनो यूरिया टाइप की जो ये जो नई जो इनिशिएटिव्स आ रही है, जो चीज़ें आ रही है, ये बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। बात करते हैं 88 क्वेश्चन के बारे में, विच आर अमंग द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग BH सीरीज रजिस्ट्रेशन प्लेट्स फॉर व्हीकल्स। देखो 88 क्वेश्चन का आंसर है ए, ठीक है, आपको करेक्ट बताना था। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये है, बट आपको याद रखना है कि इट वाज ब्रॉट अप बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ठीक है, ये याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इसको लेकर आई है। तो कहीं ना कहीं जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है। इट हैज बीन मैंडेटेड दैट व्हीकल्स बियरिंग द BH रजिस्ट्रेशन मार्क विल नॉट रिक्वायर्ड टू बी री रजिस्टर्ड इन अ न्यू स्टेट वंस इट रीलोकेट्स। बिल्कुल सही बात है। देखो ये आया ही पर्टिकुलरली इसके लिए कि बार बार क्या होता है कि कहीं और जाके भी रजिस्टर करो अपने व्हीकल्स को, जो री रजिस्टरिंग होती है उससे कहीं ना कहीं बच जाए, इसीलिए ये पर्टिकुलरली आया है। एंड गवर्नमेंट ने इसके लिए अमेंड किया है रूल नंबर 47 ऑफ सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989, ठीक है, जिसके अंदर ये था कि व्हीकल्स बियरिंग BH रजिस्ट्रेशन मार्क विल नॉट रिक्वायर्ड टू बी री रजिस्टर्ड इन अ न्यू स्टेट वंस इट रीलोकेट, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, बहुत सारी ऐसी फर्म्स होती हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि जिनको इधर से उधर जाना पड़ जाता है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ये बेनिफिट कर सकता है। एनीवन हु इज़ अ गवर्नमेंट या PSU एम्प्लॉय या स्टेट या सेंटर में काम करते हैं वो इसके लिए एलिजिबल है। प्राइवेट सेक्टर में भी जो एम्प्लॉय है, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, या उनका जो ऑफिस है वो एटलीस्ट 4 स्टेट्स के अंदर अवेलेबल है या यूटीज के अंदर है, वो भी इसके लिए अवेलेबल है ऑन वॉलंटरी बेसिस। ओनली गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर यूनिट एम्प्लॉय कैन अप्लाई फॉर स्पेशल प्लेट्स, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो पहली वाली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी स्टेटमेंट गलत है, आंसर हो जाता है ए, 2 ओनली। बात करते हैं 89th क्वेश्चन की। ड्रोन्स रूल 2021 से ये रिलेटेड है। These rules have been announced by Ministry of Civil Aviation. A digital sky platform will be developed as a single window platform for the clearance that are required. There has been no liberalization in the rules related to zones. देखो ये जो no है बहुत ज़्यादा डेफिनेट है, कहीं ना कहीं आप यहीं से ही अंदाज़ा लगा दोगे कि ये कहीं ना कहीं डाइसी है, इसलिए हम इसको हम रॉन्ग मान सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ए या बी में से जो आंसर है उसको हम देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें एक और चीज़ है, यहाँ पे नॉट पूछा हुआ है, तो देखो यहाँ पे आप इसी से ही समझ जाओगे कि नॉट पूछा हुआ है, इसलिए जो आंसर है दैट विल बी सी या डी, ठीक है। हमने गलत कर दिया था, हम ये सोच रहे थे कि शायद करेक्ट पूछा हुआ है, बट ऐसा नहीं है, दे आर आस्किंग अबाउट नॉट करेक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा पेपर में भी। तो यहाँ पे सी या डी में से आंसर है, देखो इसका रियल आंसर है 3 ओनली, ओके। ये ही सिर्फ स्टेटमेंट गलत है, दोनों जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। ड्रोन रूल्स 2021 मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन लेकर आई है और ज़्यादा लिबरलाइज्ड हमें देखने को मिल रहा है, स्पेसिफिकली अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स के लिए। इसके अंदर क्या है, कहीं ना कहीं 3 जोन्स बना दिए हैं, येलो, ग्रीन एंड रेड, एंड जो ड्रोन का जो ऑपरेशन है वो कहीं ना कहीं बता दिया गया है कि कैसे वर्क करेगा कैसा नहीं। एंड इन दोस्त के ये जो जोन्स हैं इनके अंदर गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लिबरलाइज कर दिए हैं रूल्स को, ठीक है, कि ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप अदर जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करते हैं 90th क्वेश्चन की, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द मालाबार एक्सरसाइज। देखो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये, मालाबार एक्सरसाइज तो न्यूज़ के अंदर था ही। इसका आंसर है डी, 1, 2 एंड 3, तीनों स्टेटमेंट सही हैं। मल्टीलेटरल बॉल गेमिंग नेवल एक्सरसाइज है दैट वाज स्टार्टेड इन 1992, begin as a bilateral exercise between navies of India and United States। फिर जापान एंड ऑस्ट्रेलिया बाद में इसके अंदर आ गए थे 2007 के अंदर, फॉर द फर्स्ट टाइम इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। बात करते हैं अगली क्वेश्चन की 91st रिगार्डिंग द सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड। देखो द फंड विल अलाउ द MSME विद इक्विटी फाइनेंसिंग that shall enable them to participate in listing in stock exchanges,
दूसरा है द फंड इज conceptualized टू मेक द इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री सेल्फ रिलायंट इन वैक्सीन प्रोडक्शन फॉर कोविड 19। 91st का आंसर है ए। ठीक है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताई थी। दूसरी वाली जो है वो कहीं ना कहीं गलत है। ये जो सेल्फ रिलायंट इंडिया, ये जो हमें फंड देखने को मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं इक्विटी फाइनेंसिंग इन एमएसएमईज के लिए आया है एंड ये बिल्कुल अलग है, इसका कोई ऐसा रिलेशन नहीं है कोविड 19 से। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट आपको सेकंड देखने को मिल रही है। आप सोचोगे कोविड 19 से रिलेटेड हो सकता है कोविड से रिलेटेड इनिशिएटिव आया हो, बट ऐसा कुछ नहीं है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इंडिया हैज साइन प्रोजेक्ट एग्रीमेंट फॉर एन एयर लॉन्च अनमैन्ड एरियल व्हीकल ALUAV। ठीक है, किसके साथ हम लेकर आए? तो 92nd जो क्वेश्चन है दैट इज डी। यूएसए के साथ इंडिया इसको पर्टिकुलरली लेकर आई है। करंट अफेयर्स बेस्ड ये क्वेश्चन हमें देखने को मिला है 92nd का। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में दैट इज 93rd। Which of the following statement is are correct regarding Karbi Anglong peace agreement that was in the news recently? देखो 93rd का जो आंसर है दैट इज सी। तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। A special development package of rupees 1000 crore allocate किया गया over 5 years by the central government and Assam government to take up special project for the development of Karbi Anglong का जो एरिया है उसके लिए। This agreement will transfer as much autonomy as possible in exercising the rights of the Karbi Anglong Autonomous Council without affecting the terrestrial and administrative integrity of Assam. बिल्कुल सही बात है। The consolidated fund of state will be amended to meet the resources of Karbi Anglong Autonomous States। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कार्बी एंगलोंग पीस एग्रीमेंट के बारे में। इसके बारे में एक बार आप अपने साइड में भी जरूर पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, यूपीएससी आपसे जरूर पूछ सकता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में दैट इज 94th। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज रिसेंटली हैज क्रिएटेड अ न्यू मिनिस्ट्री टू डील विद क्लाइमेट क्राइसिस? देखो करंट अफेयर्स के ये अंदर था। 94th का जो आंसर है दैट इज ग्रीस। ठीक है, ग्रीस लेकर आई है इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री को, बिल्कुल ब्रांड न्यू मिनिस्ट्री को ये लेकर आई है, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रीस को ये एहसास हो गया है कि क्लाइमेट चेंज कितना ज़्यादा नुकसान हमें कर रहा है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। रिसेंटली अ डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन अर्न द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द ओनली डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया जहाँ पर आपको 3 स्पीशीज ऑफ क्रोकोडाइल मिल जाएंगे, सॉल्ट वाटर वाले भी, घड़ियाल भी, एज वेल एज मगर भी। अब देखो ये जो क्वेश्चन है करंट अफेयर्स वाला है, अगर आपने पढ़ा है आप इजीली कर लोगे, नहीं पढ़ा है तो शायद आपको मुश्किल होगी या आपको इसको स्किप कर देना चाहिए। देखो ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, दे आर वेरी स्ट्रेट इन अप्रोच। अगर आपने पढ़ा है तो आप इसमें शॉर्ट पॉजिटिव मार्क्स ला सकते हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपके नेगेटिव में जाने के ज़्यादा चांसेस है। तो इसका आंसर है ए, ओडिशा। ओडिशा का जो केंद्रपारा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, केंद्रपारा ये जो डिस्ट्रिक्ट है, इसके अंदर कहीं ना कहीं हमें जो देखने को मिलता है ये पर्टिकुलर एरिया, जहाँ पर हमें 3 स्पीशीज ऑफ क्रोकोडाइल देखने को मिलती है, दैट इज सॉल्ट वाटर, घड़ियाल एंड मगर। बात करते हैं अगले स्टेटमेंट की। वर्ल्ड वाइड वेब से रिलेटेड है कि क्यों ये न्यूज़ के अंदर था, एंड इसका आंसर है ए, इट इज़ एन अंडरग्राउंड नेटवर्क ऑफ माइक्रोब्स दैट कनेक्ट द ट्रीज। ठीक है, एंड ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये पूछा जा सकता है। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से ये जो क्वेश्चन है ये हमें स्ट्रेट देखने को मिला है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। T+1 सेटलमेंट सिस्टम इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज, इट इज रिलेटेड टू। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं रिपीट हुआ है। T+1 सेटलमेंट पे पहले भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, हमने शायद पार्ट 2 या 3 में इसको कवर किया। तो 97 का जो आंसर है ये आप जान जाएंगे, ए इसका आंसर है। जो सिक्योरिटीज मार्केट है कहीं ना कहीं उससे ये रिलेटेड है। यहाँ पर जो बात करी जा रही है वो ये है कि जो सेटलमेंट होती है उसको हम विद इन 1 डे ऑफ द ट्रांजेक्शन जो कि हुई है, ठीक है, उस तक हम उसको पूरा कंप्लीट कर दें, उसको और भी ज़्यादा फास्टन कर दें। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द डिजी सक्षम इनिशिएटिव। 98th क्वेश्चन है। 98th क्वेश्चन का आंसर है सी, 2 and 3। ठीक है, पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है कि इट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, नहीं। ये जो डिजी सक्षम है इसको कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एंड माइक्रोसॉफ्ट,
मिलकर लेकर आई है, ठीक है। डिजी सक्षम, ठीक है, एक जॉइंट डिजिटल स्किल इनिशिएटिव है जो कि आया है, जिससे क्या होगा कि जो एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ द यूथ हम उस पर ध्यान दे पाएंगे। ऑल्सो टेक्नोलॉजिकली जो ड्रिवन एरा है उसको हम और भी ज़्यादा बेहतर बना पाएंगे। यहाँ पर इसकी बात करी जा रही है। बात करते हैं 99th क्वेश्चन की, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड से रिलेटेड है। देखो इसका आंसर था ए 1 एंड 2। ये जो फंड है, दिस फंड वाज एस्टैब्लिश्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्रूविंग टेलीकॉम सर्विसेज इन द रिमोट एंड रूरल एरियाज। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए पर्टिकुलरली आया था। फिर द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ दिस फंड आर रेज्ड थ्रू द यूनिवर्सल सर्विस लेवाई ऑन द एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ऑफ टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स। बिल्कुल सही बात है। This fund has been given statutory status under Telecom Regulatory Authority of India Act 1997। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। ये जो फंड है, इट हैज बीन गिवन स्टैट्यूटरी स्टेटस अंडर इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 2003। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इंडिया टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 2003 के तहत इसको जो स्टैट्यूटरी स्टेटस है वो पर्टिकुलरली मिला है। इसलिए 99 जो क्वेश्चन है उसका आंसर है ए 1 एंड 2 ओनली। बात करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की, दैट इज रिलेटेड टू उद्यम। ठीक है, ये जो उद्यम है, ये जो है ये एक इनिशिएटिव है जो कि MSMEs के लिए आया था। अब पहली स्टेटमेंट है, इट इज एन ऑनलाइन पोर्टल दैट अलाउज फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ MSME एट अ नॉमिनल फी। ठीक है, बट असली बात यह है कि उद्यम एक ऑनलाइन पोर्टल है जो कि अलाउ करता है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ MSME विद नो डॉक्यूमेंटेशन एंड फी। ठीक है, कोई डॉक्यूमेंटेशन एंड फी की ज़रूरत नहीं है। एंड इसमें जो MSMEs हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं गवर्नमेंट प्रिक्योरमेंट के अंदर। तो जो सेकंड वाला है वो सही है, जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है वो गलत है, कोई नॉमिनल फी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर लिए हैं, देख लिए हैं उनके आंसर। आपका काम है इन क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करते रहना, देखते रहना। ऑल्सो जो भी टॉपिक पूछे गए हैं उनके बारे में अपनी तरफ से भी आपको क्या करना है कि आपको रिसर्च करनी है, उनके बारे में पढ़ना है, उनके बारे में ज़रूर देखिए। जैसे कार्बी एंगलोंग एरिया के बारे में आ गया तो उसके बारे में देखिए, श्योरली वो करंट अफेयर्स के अंदर होगा, तभी तो उससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन देखने को मिला। ठीक है, तो आपको भी अपने साइड से अपनी तैयारी को होलिस्टिक बनाने के लिए थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। ऐसे ही हम आपके लिए ऐसी जो बेहतरीन वीडियोज़ हैं उनको लेकर आते रहेंगे, जिससे आपकी तैयारी और भी ज़्यादा बेहतर हो जाए। नीचे मिल जाएगा आपको लाइक का बटन, उसको ज़रूर दबाइएगा। ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी IAS। ऑल्सो शेयर दीज वीडियोज़ टू दी ग्रुप्स जहाँ पर बच्चों को रिक्वायरमेंट है ऐसी वीडियोज़ की। एंड टाइम नहीं मिल पा रहा है क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का, बट थोड़ा सा टाइम तो निकाल ही सकते हैं। रात को सोते समय भी अगर लग रहा है अभी थोड़ा सा टाइम है, अभी नहीं नींद आ रही है, तो इन वीडियोज़ को देख लो, जिससे कहीं ना कहीं आप देख पाओगे कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, कैसे आंसर तक पहुंचना है। ठीक है, तो ऐसे आप अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हो। चलिए, दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।